डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कुछ दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। स्वागत है आपका। अभी तो ऐसा हो गया है कि डेली ही चूंकि वीडियो कर रहा हूं तो 2-3 दिन का गैप भी कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। सो हैप्पी टू रिटर्न बैक। एंड यस, वीकली करंट अफेयर जो संडे को पिछली बार नहीं कर पाया था, इसलिए थोड़ा कम हो गया। 25 से 30 केवल 5 दिन का न्यूज़ है तो कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंग्रॉसिंग डिस्कशन होगी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि चलिए क्वेश्चन आंसर के तौर पे हम लोग देखें दुनिया और इंडिया में क्या घटित हो रही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे पहले आपको याद दिला दें कि यदि आप अगले साल भी इन सब एग्जाम को दे रहे हैं या अभी हाल में दे रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस और जो जिसमें 1500 क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं उसका समावेश है, और जो एक एवरग्रीन बुक है एग्जाम गाइड फॉर ऑल एंट्रेंस टेस्ट, और जो CUET यदि आप दे रहे हैं तो स्पेसिफिकली डोंट वेस्ट टाइम कि इसका नया एडिशन आएगा तब लेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी से आपको रिवाइज करनी चाहिए। तो ये 3 बुक, इसका मैंने यहाँ पे लिंक दिया है। आई होप कि इस बुक का फ़ायदा आप उठाएंगे इस बीच में और वेट नहीं करेंगे अगले साल के आने का। काफ़ी आपको अभी फ़ायदा होगा यदि आप टाइमली इसको रिवाइज करें। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर काफ़ी देर हमने शुरू किया। आइए इससे पहले कि न्यूज को एक खंगालने की कोशिश करें, मैं आपके लिए वीक भर देखता रहता हूं, इसलिए पेपर पढ़ता हूं कि कौन से क्वेश्चन जो हैं, कौन से न्यूज क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अभी जो एग्जाम हुए हैं उसमें मुझे खुशी है कि बहुत सारे जो मैंने बताए थे आपको इधर उधर दिखे मुझे, तो मुझे लगा कि ये प्रयास कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है मेरे स्टूडेंट को। ये वीक जो मैं अभी बता रहा हूँ मंडे से लेके अभी सैटरडे संडे तक बहुत अजीब सा रहा है। बहुत बड़ी न्यूज नहीं रही है। यदि ग्लोबल लेवल पे देखें तो डर्टी बम की चिंता चर्चा होती रही। मतलब यूक्रेन जो है अपने यहाँ ही बम गिरा सकता है, न्यूक्लियर जैसा बम, रेडियो एक्टिव बम। उसके बारे में मैंने क्वेश्चन भी बनाया है। ये पुतिन कहते रहे, उस पर काफी हंगामा होता रहा। उसके शहरों को खैरसॉ और कीव इस पे जो है बम बरसाते रहे, वहां की बिजली को तहस नहस किया। तो यूक्रेन वॉर जो है वो न्यूज में रहा, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकलता नहीं है क्योंकि अब इतना लंबा वो हो गया है। इसके अलावा UNSC की जो प्रयास है इंडिया का वो जारी रहा। अगले महीने मतलब नवंबर में COP27 होने वाला है, उसके बाद फिर G20 की मीटिंग होने वाली है। ये सब चर्चा में रही, लेकिन चलिए वो आगे हम लोग देखेंगे। तो बहुत कुछ निकल करके नहीं आया। यूके में जो है ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद उनकी जो ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन शुरू होती है, कैसे उनको पार्लियामेंट में घेरा जाता है, ये भी न्यूज बन के उभरा। तो हम लोग कुछ इस पे भी देखेंगे। इंडिया में जो है त्योहारों का रहा, दिवाली हुई। आज के दिन जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो छठ की पूजा हो रही है, जो बिहार और अब तो एक इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह होती है। सूर्य भगवान की भी पूजा है। आपको पता होना चाहिए कि सन गॉड प्लेटो के टाइम से ही सन इज द एपिटॉम ऑफ गुडनेस। और एक्चुअल में मैं हमेशा कहता हूं कई लोगों को कि लोग कहते हैं भगवान को आपने देखा है, तो यदि आप सन को देखते हैं मॉर्निंग में तो आप गॉड को देख रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए तो वही गॉड है। यदि सन नहीं है तो अर्थ नहीं है, अर्थ पे कुछ भी नहीं है। जो लाइफ है, वो सभी एनर्जी जो हमारे अंदर में अभी जो आपसे बोल रहा हूं, जो मेरी एनर्जी है वो सन की एनर्जी है। तो सन गॉड की पूजा है। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी, आप यदि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आपको इंटरेस्ट होगा कि वहां छठी मैया कहते हैं बिहार में। तो एक जो है लिटिल ट्रेडिशन भी साथ साथ चलता है। सूर्य भगवान की पूजा भी होती है, और जो वहां की लोकल गॉडेस जो गांव देहात में पूजी जाती हैं वो छठी मैया के तौर पर पूजी जाती हैं। तो इस चीज को आपको जानना चाहिए। आज वो त्योहार है, तो त्योहारों से तो बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन निकल के आता नहीं। इसके बाद चुनाव से भी नहीं आता। गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। गुजरात के चुनाव की डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन घोषणाएं पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत जबरदस्त हो रही हैं, हर पार्टी की। और इस बीच में लक्ष्मी गणेश नोट पे आए, इसकी जबरदस्त चर्चा हुई। मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जाता है, कैसे होता है रियल पॉलिटिक्स। मैकियावेली भी शायद चखड़ा जाए यदि आज के पॉलिटिक्स को देखें तो। इन सबसे क्वेश्चन को ज्यादा निकलता नहीं है। तो मुझे जहां जहां कुछ क्वेश्चन समझ में आया वो मैं आपके लिए निकाल करके लाया हूं। और कहीं कहीं पे इस बार मैं एक ये भी कर रहा हूं कि न्यूज भी बगल बगल में दे रहा हूं, जिससे आपको पता लगे क्यों इस पर्सन, इस प्लेस या इस इवेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वो न्यूज आइटम को भी बगल में दे रहा हूं। तो चलिए हम लोग इसके साथ ही करते हैं शुरुआत ग्लोबल न्यूज से। ये सबसे बड़ा न्यूज जो अभी आया इस जेंटलमैन के चलते आया। इसको आप लोग पहचानते होंगे, यहां फोटो बहुत अच्छा नहीं है। एलॉन मस्क, ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। स्पेस एक्स नाम की प्रोजेक्ट चलाते हैं, लोगों को स्पेस में भेजना चाहते हैं। ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं, अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, कई बार इंडिया के को बहुत पसंद नहीं भी आता है। अब ये बन गए हैं ट्विटर के मालिक। 44 बिलियन US डॉलर में इन्होंने खरीदा। काफी एक तरह से मेसी रहा। पहले इन्होंने अनाउंस किया, फिर ये बैकआउट करना चाहते थे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ट्विटर इनका हो गया इस वीक में। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये पराग अग्रवाल कौन है। इनका यहाँ फोटो देख सकते हैं। ये इंडियन ओरिजिन के IT से पढ़े हुए इंजीनियर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्विटर के अभी हाल तक थे। जैसे ही इलॉन मस्क मालिक बने, इन्होंने पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पराग अग्रवाल से इनका 36 का आंकड़ा
था इस समय भी जब ये लड़ाई चल रही थी ट्विटर को टेक ओवर करने की। तो यहां पे सही आंसर होगा एक्स सीईओ ऑफ ट्विटर इंक, ना कि सीईओ ट्विटर के तो अब रहे नहीं, सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के तो नडेला है, आपको पता है। एडोबे के भी एक भारतीय थे, अभी कौन है मुझे नहीं पता, आप चेक कर सकते हैं, यहां पे मैंने उनके बारे में कुछ लिखा है। हु इज मेघन मर्कल? मेघन मर्कल जो है अच्छे कारणों से नहीं, लेकिन ऐसे न्यूज में बनी रही। इनका फोटो आप देख सकते हैं, इस जेंटलमैन के आप साथ देख सकते हैं। यदि आप इनको पहचानते हैं तो शायद पहचान सकते हैं, ये जो किंग चार्ल्स III अब बन गए हैं यूके के राजा, उनके छोटे बेटे हैं, प्रिंस हैरी इनका नाम है, और ये इनकी है पत्नी। मेघन मर्कल क्यों न्यूज में रही? पहले चलिए आंसर देख लेते हैं। सी इज वाइफ ऑफ प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स, द यंगर सन ऑफ किंग चार्ल्स III। ये इसलिए रही कि जब क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ हुई तो सारा परिवार एक हुआ। ये अमेरिका में रहते हैं ये दोनों दंपति, कैलिफोर्निया में ये वहां गए, लेकिन जो राज भोज होता है जिसमें परिवार के खास लोग केवल शामिल होते हैं, उसमें ये लोग नहीं गए। काफी सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें निकल करके आती रही कि रिलेशन अच्छा नहीं है किंग चार्ल्स का और इनके बेटे का। इनके चलते, इस बहू के चलते, इनकी जो बिहेवियर है उन लोगों को पसंद नहीं है। उन लोगों को लगता है कि राजघराने के अनुसार ये एक्ट नहीं करते हैं या उस ट्रेडिशन को निभाती नहीं है जो मर्यादा चाहिए। एक समय में यही जो है वो डायना के साथ भी थोड़ा बहुत हुआ था, जब उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को छोड़ दिया था। तो वो उस टाइप की बातें इनके बारे में हुई। यहां पे ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि मेघन मर्कल जो है वो अमेरिकन है, ये ब्रिटिश नहीं है, और ये वहां पे एक्टर थी। तो ये भी हल्का फुल्का, ये भी आंसर एक तरह से सही ही है, लेकिन उतना सही नहीं है। हॉलीवुड एक्टर, टीवी में काम करती थी, म्यूजिक वीडियो निकालती थी, काफी कुछ करती थी एक्ट्रेस जैसी। इसके अलावा ये शादीशुदा थी, इनकी 2 साल शादी हुई थी अमेरिकन किसी शायद एक्टर से ही, वो देख चेक कर सकते हैं आप। उनका तलाक हुआ और फिर इससे प्रिंस हैरी ने 2018 में शादी किया, इनके 2 बच्चे हुए। और अब 2020 में मुझे लगता है इन्होंने एक अजीब डिसीजन लिया। इन्होंने कहा कि हम इंग्लैंड से अब अमेरिका शिफ्ट कर रहे हैं, हम अपनी रॉयल पूरी पदवी छोड़ रहे हैं, कोई भी रॉयल ड्यूटी नहीं करेंगे, हमारे साथ प्रिंस या प्रिंसेस ना जोड़ा जाए, और हम एक सामान्य जन की जीवन जीना चाहते हैं क्योंकि हमारा जीवन जो है अफेक्टेड हो रहा है। वहां जाके उन्होंने एक कंपनी खोली और काफी दोनों अपने बिजनेस वाले काम करने लगे, अच्छे खासे अपनी लाइफ जो है प्राइवेट जी रहे हैं। तो ये सारी बातें मेघन मर्कल के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये न्यूज में इस वीक में रही, नॉट फॉर गुड रीजन। हु इज स्वेला ब्रैवरमैन? ये स्वेला ब्रैवरमैन है, आप देख के ही समझ सकते हैं कि भारतीय मूल की दिखती हैं। अब यहां पे मैंने दिया है ये क्या, इसमें से कौन से मिनिस्टर हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग, इस क्वेश्चन के थ्रू आप सीख भी लीजिए, मैं बहुत आपको बताने की कोशिश करता रहता हूं कि यूके और यूएसए में जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी डेजिग्नेशन इंडिया से अलग होती है। जैसे वहां फाइनेंस मिनिस्टर को चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं, जो ऋषि सुनाक जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो रहे थे। होम मिनिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट कहते हैं। लॉर्ड चांसलर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस जो है सबसे बड़ा जस्टिस का मंत्री होता है। और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू ट्रेजरी जो है वो यहाँ का पार्लियामेंट्री मिनिस्टर होता है, जिसको चीफ व्हिप भी कह सकते हैं आप। तो मैं पूछ रहा हूं कि इसमें से ये कौन है? तो इसमें से ये होम मिनिस्टर, आप कह लीजिए एक तरह से होम मिनिस्टर है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट। ये क्यों न्यूज में रही? क्योंकि ये न्यूज आइटम आप पढ़िए। यूके's अपोजिशन क्वेश्चन स्वेला ब्रैवरमैन्स रिटर्न टू होम ऑफिस, पीएम ऋषि सुनाक डिफेंसर। जो सबसे पहली तीखी जो इनको झेलना पड़ा पार्लियामेंट में ऋषि सुनाक को, वो स्वेला ब्रैवरमैन के चलते था। स्वेला ब्रैवरमैन को इन्होंने फिर से होम मिनिस्टर बना दिया। ये लिज ट्रस के भी मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इनफैक्ट इनके रिजिग्नेशन के बाद ही जो है वो लिज ट्रस ने रिजाइन कर दिया था। स्वेला ब्रैवरमैन जो है, इन्होंने कुछ अच्छे बात नहीं कही थी इमिग्रेशन को लेकर, खास करके भारतीय मूल के लोगों के लिए, जबकि खुद भारतीय मूल की हैं। इससे काफी हर्ट बर्न हुआ था इमिग्रेशन पॉलिसी पे, जो एक तरह से कड़ा रुख उन्होंने अख्तियार किया था, उसी तरह से ट्रंप एक टाइम में अख्तियार करते थे। अब ऋषि सुनक को जब इसको डिफेंड करना पड़ा तो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लोगों का कहना था कि ऐसे मिनिस्टर को फिर से आपने क्यों ले लिया। तो इसलिए गलत कारणों से ये न्यूज में रही। बीफ, बाइबल एंड बुलेट मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज पॉलिटी? ये मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, आज रात तो वहां पे दिन है, ब्राजील में आज सेकेंड राउंड की वोटिंग हो रही है इन 2 जेंटलमैन के बीच में। ये अभी वहां पे प्रेसिडेंट हैं बोल्सोनारो, इंडिया भी आए थे, और ये भी अजीब अजीब बातों के चलते, जो कई बार बहुत अच्छी नहीं होती है, उठपटांग होती है, उसके लिए ये जाने जाते हैं। राइट विंग के हैं, मतलब कंजर्वेटिव कह लीजिए, और ये जो है थोड़े लेफ्ट विंग के हैं, लूला डे सिल्वा। और लूला डे सिल्वा जो है बहुत पॉपुलर वहां के लीडर हैं, पहले जो है 1-2 बार, ये 2 से अधिक बार शायद राष्ट्रपति ये रह चुके हैं। इन दोनों के बीच में जो है सेकेंड राउंड की वोटिंग हो रही है। मेरा क्वेश्चन पहले तो ये देखिए कि ब्राजील किस टाइप की इलेक्टोरल सिस्टम को अपनाता है अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। क्या ये प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम है, सेकंड बैलेट सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, एसटीवी, या फर्स्ट पास द पोस्ट है?
तो इसका सही जवाब है सेकंड बैलेट सिस्टम। सेकंड बैलेट सिस्टम क्या होती है, पहले जितने कैंडिडेट हैं वो सब सीधा नॉर्मल वोटिंग होती है, फर्स्ट पास द पोस्ट टाइप का। उसमें यदि किसी को 50% मिल गया, 50% ना कि सबसे ज्यादा, तो वो तो इलेक्ट हो गया। नहीं हुआ तो टॉप 2 कैंडिडेट जो है उसको फिर से खड़ा होना पड़ता है और फिर वोटिंग होती है, सिंपल वोटिंग। अब इस बार तो चूंकि 2 ही कैंडिडेट, तो एक को 50% से ऊपर मिलेगा ही, तो वो जीत जाएगा। तो फर्स्ट 2 कैंडिडेट जो है ये दोनों हुए हैं, और अभी जो है 30 अक्टूबर को, आज के दिन, इसमें जो है दोनों में से एक को जनता वहां पे चुन रही होगी, और उसकी रिजल्ट शायद कल सुबह तक आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें से कौन प्रेसिडेंट बनते हैं। वैसे जहां तक मैंने देखा कि लूला डे सिल्वा जो है वो आगे थे, मतलब पॉपुलरिटी में, ओपिनियन पोल में, लेकिन ये भी कैचअप जल्दी से कर रहे हैं। अब बीफ, बाइबल एंड बुलेट जो है वो ब्राजील के पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। क्यों? बीफ मतलब वहां पे जो खेती करने वाला जो है एरिस्टोक्रेटिक लैंड ओनर्स क्लास है, वो वहां के पॉलिटिक्स में बहुत दखल रखते हैं। साओ पाउलो और जो रीजन है साउथ ईस्ट में, एक और आप देख लीजिएगा, मैं भूल रहा हूं, वो रीजन जो है पूरा वो एक तरह का कॉफी बेल्ट कहलाता है, बीफ बेल्ट कहलाता है, मतलब वहां पे खेती करने वाले लोग जो है पॉलिटिक्स में। बाइबल जो है क्रिश्चियन, वहां पे एक बहुत बड़ी एक ताकत है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो जो आके ऑफ कोर्स बसे हुए होंगे स्पेन और यूरोप से, तो वो भी पॉलिटिक्स में दखल रखते हैं। और वहां पे जो है मसल मैन जिसको बोलते हैं, जो ताकत के बल पे जो पॉलिटिक्स में दखल रखते हैं, बुलेट। तो बीफ, बाइबल एंड बुलेट जो है जो पॉलिटिक्स है, वो एक ब्राजील की बन चुकी है एक पहचान। व्हाट इज डर्टी बम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर, ये पूरे वीक भर न्यूज में रहा। यहां तक रहा कि मतलब इस पे जो है ये हो गई कि आईए जो है वो जांच करे, यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में जांच होनी चाहिए कि क्या यूक्रेन ऐसा कर रहा है। पुतिन ने ये हंगामा शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखो, हम न्यूक्लियर बम इन पे चलाएं ना चलाएं यूक्रेन पे, लेकिन ये ना अपने ऊपर ही बम गिराएंगे, और वो डर्टी बम होगा। डर्टी बम अब क्या है मैं पूछ रहा हूं। तो ये यहां चलिए पढ़ लीजिएगा आप। आई नो कि आप इसको कैसे देखते हैं, इस वीडियो को आपने इसको पॉज किया होगा और आप ऑप्शन को तलाश रहे होंगे और फिर मेरे ऑप्शन को देखेंगे। तो ये सी ऑप्शन सही है। ए रेडियोलॉजिकल वेपन दैट कंबाइन रेडियो एक्टिव मटेरियल विद कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव। बेसिकली क्या होता है, ये है कन्वेंशनल आरडीएक्स टाइप का, लेकिन उसमें अंदर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी रहता है। उतना नहीं जितना कि कोई एक्चुअल एटॉम बॉम्ब में होता है, लेकिन वो थोड़ी बहुत 1-2 किलोमीटर तक रेडियो एक्टिव मटेरियल को फैला सकता है। तो इससे एक छोटा सा समझ लीजिए कि एक रेडियो एक्टिव डिस्पर्सल होता है या फैलाव होता है, कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन ये उस तरह का नहीं है जो एटॉम बॉम्ब है। अब ये क्यों यूज होता है, ये कभी ऐसे एक्चुअल वॉरफेयर में यूज नहीं हुआ है डर्टी बम, लेकिन पुतिन कह रहे हैं कि ये अपने यहां ही गिरा लेगा कीव में और खैरसो या कहीं भी, और बोलेगा देखो हमारे ऊपर में न्यूक्लियर अटैक हुआ, और उससे कहीं वर्ल्ड में एक विभीषिका न छा जाए। तो पुतिन इसको हल्ला मचा रहे हैं, इसलिए ये डर्टी बम जो है अभी न्यूज में आ गया। अब यहां तक आ गया कि यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग जो है आईएईए दिस वीक कैरी आउट एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ रशियन एलिगेशन कंसर्निंग द प्रोडक्शन ऑफ सो कॉल्ड डर्टी बम एट 2 साइट इन यूक्रेन, इट सेड ऑन थर्सडे। तो पुतिन कह रहे हैं कि आप चेक करो, वो अपने यहां डर्टी बम बना रहा है और अपने यहां गिराएगा। विच आर्टिकल मैंडेट गवर्नर एक्टिंग ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी देखिए इस टाइप की जो है न्यूज आनी शुरू हो गई या आई। डिड द केरला गवर्नर जस्ट सैक द स्टेट्स फाइनेंस मिनिस्टर। बड़ी अजीब सी बात है, वहां पे केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उनकी जो है चीफ मिनिस्टर से पड़ती नहीं। ये तो अधिकतर जगह हो रहा है जहां पे अपोजिशन की स्टेट में गवर्नमेंट है, वहां सेंटर से अपॉइंटेड गवर्नर के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहता है। वेस्ट बंगाल में भी यही हुआ और कई स्टेट में ऐसा हो रहा है। आरिफ मोहम्मद खान ने एक अजीब सी बात कही कि जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ही हैज लॉस्ट माई प्लेजर। तो चीफ मिनिस्टर बोला कि इसको सैक कर दो। अब ये एक अजीब सी कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति हो गई, क्योंकि आर्टिकल 163 कहता है, जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, यहां पे मैंने लिख दिया है कि गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर के अनुसार ही काम करेंगे, जैसे राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन इस आर्टिकल में उतना क्लियर हाथ पांव नहीं बांधा गया है गवर्नर का, जितना कि नॉर्मल बांधा गया है आर्टिकल 74 में, पढ़ लीजिएगा। तो वो उस तरह से नहीं बांधा गया है। यहां पे ये जरूर कहा गया है कि except in so far as he is by or under the constitution required to exercise his function or any of them in his discretion। मतलब कुछ डिस्क्रिप्शन जैसा इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको छोड़ करके बाकी सभी के लिए उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी हाल में पेरी वेरालन वाले केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज करते हुए आर्टिकल 142 का पेरीवालालन को छोड़ दिया था, जो राजीव गांधी के हत्या के दोषी थे, कन्विक्टेड थे और जेल की सजा पूरी कर चुके थे, उनको उन्होंने रिहा करने का ऑर्डर किया था। उसमें उन्होंने इसको इलॉबरेट किया था कि गवर्नर को कोई ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है एक्सेप्ट वेरी फ्यू, कुछ कुछ ओकेजन उन्होंने वो लिस्ट भी किया था।
जैसे ऑर्डिनेंस को लगाने से लेकर के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को सस्पेंड करने से लेकर थोड़ी बहुत पावर जो है उनको, या स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर करने के ओपिनियन को लेकर बहुत थोड़े उनके डिस्क्रिशनरी पावर है। बाकी उनका कहना था जस्ट लाइक राष्ट्रपति, इनके भी हाथ पांव बंधे हुए हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन गया। ऑफ कोर्स केरला के चीफ मिनिस्टर को नहीं मानना था, उन्होंने उनको ब्रश असाइड कर दिया, बोला मैं तो नहीं सैक करने वाला हूं। तो एक तरह का ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू वहां उठनी शुरू हो गई। अब यहां पे जितने भी आर्टिकल मैंने दिया है उसको याद कर लीजिए। आर्टिकल 159, 164 जो है चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। 159 आप देख लीजिए, शायद ओथ जो जो है, या चेक कर लीजिएगा, ओथ जो गवर्नर की है, मैं मेमोरी से बोल रहा हूं। और 160, ये सब आर्टिकल जो है रिलेटेड हैं गवर्नर के पावर और स्टेट के फंक्शनिंग से, तो आपको इनको जानना चाहिए। कई बार स्टेट वाले जो पावर जो आर्टिकल होते हैं वो आप लोग छोड़ देते हैं और वो पूछे जाते हैं। जैसे आर्टिकल 164 अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से आर्टिकल चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, आर्टिकल 164 है। और आर्टिकल 163 ये कहता है कि गवर्नर जो है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर से ही चलेगा। What is the name of the cyclone which recently devastated Bangladesh? अभी जो है न्यूज में आया, इस साइक्लोन का नाम है सितरंग। वैसे ये इतना डिवास्टेटिंग नहीं हुआ। उसके पहले 2 साल पहले जो अम्फन आया था उसने तो बांग्लादेश में तबाही मचा दी थी। हुदहुद ने जो है आंध्र प्रदेश में तबाही मचाई थी। असनी अभी मई में आया था, वो भी बहुत ज्यादा बे ऑफ बंगाल में उतना तबाही नहीं मचाया था। साइक्लोन के बारे में मैंने यहाँ पे आपको कुछ बताने की कोशिश की है। इसको साइक्लोन होता क्या है, एक लो प्रेशर एरिया होता है जिसमें कि एकदम इस टाइप से जो है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यदि हम देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसमें हम लोग रह रहे हैं तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज, सुई के दिशा के उल्टा जो है वो तेजी से हवा जो है ये लो प्रेशर एरिया की तरफ आती है और घूम जाती है। क्योंकि अर्थ अपने धुरी पे ही जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो हवा चलती तो ऐसे है लेकिन ये घूम जाती है। और यदि आप साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, तो ये उल्टा ऐसे हवा चलेगी, ऐसे हवा चलेगी, इस टाइप से क्लॉक के डायरेक्शन में हवा चलेगी और सेंटर में लो प्रेशर एरिया होगा। ये जो लो प्रेशर जो एरिया होता है उसी को साइक्लोन कहते हैं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द तेजी से घूमती हवा चलती है। और ये हवा जो है यदि समुद्र में हो तो अपने साथ जो है वो पानी वाली हवा होती है और ये ऊपर उठ जाती है, मतलब बुम जैसे करके ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो वो एयर ऊपर जाकर के कंडेंस होता है और वो बारिश होती है, तो खूब जबरदस्त बारिश होगी, बहुत जबरदस्त तूफान आएगी। और ये जो इसको आई बोलते हैं, आंख बोलते हैं साइक्लोन का, ये चलता है, मतलब कि ये मूव करता है मतलब 50 किलोमीटर पर डे। और ये 2-3 दिन में जब वो अर्थ पे आता है, समुद्र में बेसिकली साइक्लोन पैदा होता है, लो प्रेशर बेल्ट अर्थ पे आता है तो उसको लैंड फॉल बोलते हैं, टकराती है जमीन से और वहां डिवास्टेशन लाता है और फिर ये टूट जाता है और धीरे धीरे साइक्लोन जो है 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। तो इस साइक्लोन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि साइक्लोन एक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नेम पूछा जाता है। इसका नेम का ऑलरेडी जो है पहले से अल्फाबेटिकल बना हुआ है, ऐसी कोई इसमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप देख सकते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल टाइप की कोई होगी जो नोमेनक्लेचर जो इसका पहले से तय कर देती है कि ये साइक्लोन इस बार आएगा तो उसका ये नाम होगा। साइक्लोन का इक्विवेलेंट जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हरिकेन कहते हैं और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में इसको टाइफून बोलते हैं। तो चाइना, साउथ कोरिया, इन सब, जापान के कोस्ट पे दिया आएगा तो उसको टाइफून बोलेंगे, और यदि वो जो अमेरिका के कोस्ट पे आता है तो उसको हरिकेन कहते हैं। और यहाँ इंडिया में जब और ऑस्ट्रेलिया सब में जो इंडियन ओशन इन सब में आती है तो उसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं। व्हाट इज ला नीना, ये क्यों न्यूज में रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए बिजनेस लाइन का न्यूज है कि क्लाउडी चांसेस ला नीना पोर्स कोल्ड वाटर ओवर कंडक्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मैच अभी आपने देखा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच एबंडन हो गया, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी बर्बाद होते होते बचा लेकिन हो गया फॉर्चुनेटली। तो उस समय में ये हुआ कि यहाँ वहां भी मानसून का सीजन चल रहा है। आपको पता है उल्टा चलता है, जब यहाँ पे जाड़ा अभी हो रहा है तो वहां गर्मी है। समर सीजन है ऑस्ट्रेलिया में, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में, और वहां पे मानसून चल रहा है। वहां भी इंडिया की तरह मानसून की बारिश होती है। अब होता क्या है कि जब जब ला नीना फिनोमेना होती है साउथ अमेरिका के पेरू के कोस्ट पे, तो तब जो है खूब जबरदस्त मानसून की बारिश होती है। और इस बार ला नीना फिनोमेना फिर से अकर हो रहा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत जबरदस्त मानसून की बारिश हो रही है और इसके चलते ही जो है वर्ल्ड कप T20 प्रभावित हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि ला नीना क्या है, और इसका एक भाई भी है, उसका नाम है, ये ला नीना है और वो है अल नीना। अल नीनो भी कहते हैं, अल नीना भी कहते हैं। अल नीना जो है लिटिल बॉय है, ये लिटिल गर्ल है, इस टाइप का इसका वहां पे जो नोमेनक्लेचर होता है वो है, लैटिन अमेरिकन है। ये ला नीना अल नीना है क्या कि एक्चुअली जो पैसिफिक ओशन है, पेरू चिली के ऑफ कोस्ट जो वो एरिया जो प्रशांत महासागर का है, वहां पे जो है वो ट्रेड विंड चलता है, जिसको व्यापारिक हवा कहते हैं, सालों भर चलती है। लेकिन कभी कभी वो हवा बहुत जब तेज चलती है
तो वो जो वहां पे वाटर बहुत गर्म है प्रशांत महासागर का, उसको धकेलती है वो इस डायरेक्शन में, बहुत सारे गर्म वाटर को। तो ठंडी वाटर जो है वो ऊपर निकल आती है प्रशांत महासागर में, और जब ये ठंडी वाटर निकलती है तो उसमें बहुत ज्यादा रिच जो है खाने पीने का जू प्लैंकटन, प्लैंकटन बोलते हैं, वो रहती है। मछली उछली को बहुत मजा आता है और खूब सारी मछलियां पैदा होती है और सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मछलियां ऊपर सरफेस पे आ जाती हैं, खूब कैच होता है। और इससे जो है जब ये फिनोमेना आती है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त जो है मानसून की बारिश आती है। जब भी ला नीना फिनोमेना, मतलब जब ये कोल्ड जो वाटर ऊपर आती है और ट्रेड विंड खूब तेजी से बहता है तो तेज होती है। इसको पकड़ने में जो है बहुत साल लगे। ये एक अजीब सी अभी अबूझ पहेली है कि हजारों हजार 10,000 किलोमीटर दूर कोई फिनोमेना हो रही है और इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में बारिश जो है वो तेज हो जाती है मानसून की। इसको ला नीना कहते हैं। इसका उल्टा जो है वो है अल नीनो। उसमें वार्म वाटर जो है, वहां ट्रेड विंड ठंडा पड़ जाता है तो वो वार्म वाटर को ढकेल नहीं पाती है, तो वो पानी जो है गर्म ही रह जाता है प्रशांत महासागर के सरफेस पे, और उसमें जो है मछली उछली बहुत मर जाती है और सब लोग दुखी होते हैं। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में मानसून की बारिश भी खराब हो जाती है, यहां भी अकाल पड़ता है। तो इसलिए ला नीना अच्छा, अल नीनो बेकार। तो ये हो गया अपवेलिंग ऑफ कोल्ड ओशनिक वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ पैसिफिक ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, आप नेट पे जाके पढ़ने की कोशिश कीजिए। ज्योग्राफी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज में भी और अन्य जगह अन्य एग्जाम में भी, जीके का क्वेश्चन भी। विच इज ए वाइटल कंपोनेंट इन मोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी। ये क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि अभी ये हुआ कि पूरी दुनिया में इस मेटल का डिमांड इतना बढ़ गया कि इसकी प्राइस भी बहुत ऊपर चली गई है। ये इलेक्ट्रिक बैटरी जो यूज होती है कार में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसमें सबसे ज्यादा यही मटेरियल यूज होता है। ये मटेरियल क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, लिथियम, कैडमियम। ये है लिथियम। लिथियम जो है, ये यदि एलिमेंट दिखे है केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में, तो ये इसका नंबर जो है, एटॉमिक नंबर केवल 3 है, एकदम लाइटेस्ट, सोडियम से भी लाइट। तो लिथियम है। आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये लिथियम ऐसा होता है, इसको चाकू से आप आराम से काट सकते हैं, केक के टाइप का कट जाएगा, जो कि मेटल है, लेकिन ये इतना हल्का होता है और इतना आप सोडियम को भी काट सकते हैं, पोटेशियम को भी काट सकते हैं, जो भी एटॉमिक नंबर बहुत लो है वो सब सॉफ्ट मेटल होते हैं, सब बहुत सॉफ्ट मेटल है, इसको आप काट सकते हैं। ये इतना ज्वलनशील होता है कि इसको जो है ऐसे मतलब लिक्विड में रखा जाता है कि ये जल ना जाए। और इससे जो है लिथियम आयन बैटरी बनती है। कैसे? आप नेट पे जाके देख लीजिए, मैंने यहाँ पे आपको फोटो दिया है। तो ये जो है इसलिए अभी इतना डिमांड में हो गया है कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बन रहे हैं, तो और उसमें जो बैटरी लगती है उसमें लिथियम का यूज होता है। अब आइए यदि भारतीय न्यूज देखें तो कैसा दिखता है। What is the name of the mission launched by Government of India to provide potable tap water to each rural household? ये न्यूज में रहा क्योंकि अभी काफी इसके टारगेट अचीव कर लिए गए कई जगह पे, और इसमें गांव में काफी राहत लोगों को मिली है। इसका फोटो भी देख सकते हैं। इस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन। शायद पहले इसको वाटर मिशन कहते थे, इसको भी चेक कर लीजिएगा। इसका नारा है, स्लोगन है, हर घर जल, जल जीवन मिशन। ये गांव में, रूरल हाउस होल्ड में सबको पीने का टैप वाटर जैसे शहरों में है वो मुहैया कराने की सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है। ये 2019 में लॉन्च हुआ था और 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड में एक टैप वाटर जिससे पीने का स्वच्छ पानी मिल सके वो पहुंचाना इसका लक्ष्य है। विच स्टेट इन इंडिया हैज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये जो है पूरे वीक भर इस पे छाया रहा। गुजरात में गुजरात गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा। उससे पहले उत्तराखंड का जब इलेक्शन हुआ था तो वहां भी ये अनाउंसमेंट हुई थी, और उसके पहले हिमाचल प्रदेश में भी हुई थी। गोवा जो है वो एकमात्र ऐसा राज्य है अभी जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वैसे कोई उसको लाया इस तरह से नहीं गया था। वहां पे जो गोवा का जो स्टेट सिविल कोड है वो इस तरह का है ही कि उसमें सभी धर्म के लिए समभाव है, क्योंकि वहां पुर्तगीज पहले लॉ था तो उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। तो गोवा इसका आंसर हो गया। एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्विज क्वेश्चन है कि गोवा इज द ओनली स्टेट जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन खूब सारे जान लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत जगह आ सकता है। आर्टिकल 44 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वर्णित है। ये कहता है कि द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है कि पहला तो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये समझिए। मतलब सिविल कोड जो है वो क्रिमिनल कोड के अपोजिट है, जहां पे कि मैरिज, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, उस टाइप की देनदारी, लेनदारी, रीति रिवाज, उससे रिलेटेड जो तलाक, इन सब से रिलेटेड जो लॉ होते हैं। अब यहाँ इंडिया में क्या है कि मुस्लिम की अलग पर्सनल लॉ है, मतलब सिविल लॉ है, हिंदूज की अलग है और ईसाई का अलग होगा। अब इंडिया में इतने धर्म के लोग रहते हैं, इतने सेक्ट के लोग रहते हैं, सबका अलग अलग ना पर्सनल लॉ है। कैसे शादी करना है, किससे करनी है, कैसे तलाक देनी है, प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट होगा, ट्रांसफर होगा। अब इसको यूनिफॉर्म करना एक चैलेंज है। इसमें है मतलब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मतलब कि करना चाहिए स्टेट को,
अभी तक हुआ नहीं है। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि इस पर बहुत बवेला मचेगा। सब लोग माइनॉरिटी बोलेंगे कि हमारा जो है सब एज्यूम हो रहा है, मेजोरिटेरियनिज्म हो रही है, इसके चलते कोई गवर्नमेंट इस हॉर्नेस नेस्ट में अपना हाथ डालती नहीं है। बीजेपी ने ऑफकोर्स अपने मैनिफेस्टो में इसको रखा है कि हम करना चाहेंगे, लेकिन उसने भी अभी 8 साल के शासन में सेंटर में ऐसी करने की कोई पहल अभी तक तो नहीं की है। लेकिन स्टेट में जहां तहां, जैसे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और अब गुजरात में ये घोषणाएं की गई है। एक तो पहले ये समझिए। यहां पे दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेट का क्या डेफिनेशन होता है। आर्टिकल 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछा भी गया है कई क्वेश्चन में कि किस आर्टिकल में स्टेट को डिफाइन किया गया और स्टेट में क्या क्या है। ये कहता है कि स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेचर ऑफ हर स्टेट, और जितने लोकल गवर्नमेंट और जितने और अथॉरिटी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ में, वो सब जो है स्टेट हैं, याद रखिएगा। तो इसका मतलब म्यूनिसिपैलिटी भी स्टेट है, पंचायत भी स्टेट है, जो एमएलए, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधानसभा, वो भी स्टेट है, जो पार्लियामेंट है वो भी स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट है, और स्टेट गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, वो भी स्टेट है। तो स्टेट शैल इंडेवर, इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टेट जो है इंडिया में, सेंटर भी और स्टेट भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कवायद कर सकती है एज पर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, ये क्यों न्यूज में आई, ये इसके चलते आई। मैंने यहां पे दिया है, यस, यहां पे न्यूज ये आया कि सीसीआई ने जो है 936 करोड़ का पेनल्टी ठोक दिया गूगल के ऊपर कि वो प्ले स्टोर में जिस तरह से वो हरकत करती है कि अपने ही वो पेमेंट गेटवे को वहां ज्यादा प्रेशर देती है और एक तरह का वो वहां पे कंपटीशन को दबाती है अपना मोनोपोली होने के चलते प्ले स्टोर में। तो मैं यहां पूछ रहा हूं कि सीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। ये रेगुलेटर है, क्योंकि सीसीआई नहीं तो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये रेगुलेटर देखें तो ये है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बाकी गलत है। अब यहां पे इसी के बहाने क्यों ना सभी जो रेगुलेटर इंडिया में इंपॉर्टेंट है उसका फुल फॉर्म देख लीजिए। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटर है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी अभी न्यूज में आ गई थी, क्योंकि इसने कहा कि जैसे ये न्यूज में आ गया, डॉट हैज एड्रेस ट्राई फियर ओवर डायल्यूशन ऑफ पावर इन टेलीकॉम बिल। नया जो है टेलीकॉम लॉ बनने वाला है, उसकी टेलीकॉम बिल आ रही है। ट्राई ने कहा कि उसमें हमारे पावर को कर्टेल किया गया है, तो मिनिस्टर टेलीकॉम के उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे। तो ट्राई न्यूज में आ गई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीआरसी जो है वो इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर इंडिया में, सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन इसका फुल फॉर्म है। सेबी जो है वो फाइनेंशियल मार्केट, जो शेयर मार्केट है उसकी रेगुलेटर, इसका फुल नेम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डीजीसीए जो है वो हवाई जहाज जो सेक्टर है, सिविल एविएशन, उसकी रेगुलेटर, इसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अभी ये न्यूज में क्यों आई, बहुत कारणों से स्पाइस जेट को इन्होंने पेनल्टी ठोका। उसके बाद आफ्टर इंडिगो फ्लाइट अबोर्टेड ड्यू टू टेक ऑफ इंसिडेंट, डीजीसीए ऑर्डर प्रोब, इन्होंने जांच के आदेश दिए। टीडी सैट जो है वो ट्राई के साथ में रेगुलेट करती है। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जब यदि ट्राई के या डीओटी के किसी आदेश या किसी ऑर्डर को नहीं यदि कोई मानती है, तो उसके निपटारे के लिए जो है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है टीडी सैट के पास जाते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं। व्हाट इज मिशन लाइफ, अब ये क्यों जो है न्यूज में आ गया, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन, नॉट माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन इन नीडेड टुडे। तो लाइफ का जो फुल फॉर्म है वो यहां पे मैंने लिखा भी है। सो इट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पूरा एग्जैक्ट नेम आप पढ़ सकते हैं नेट पे, बट इट इज फॉर ऐसा लाइफ, सस्टेनेबल लाइफ हम अपनाएं, ऐसा कंज्यूम करें कि वेस्ट ना जनरेट हो, कम से कम करें। जो गांधी जी ने कहा था वॉलंटरी पॉवर्टी, जितना जरूरत हो उतना ही करें। यदि हर कोई जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के तरह से अपने लाइफ को अपना ले, कपड़े उतने खरीदें, उतने पहने, उतना ही जो है हम मेटल यूज करें, उतना ही जो है आर्टिफिशियल पैकेजिंग यूज करें, प्लास्टिक यूज करें, तो वो लाइफ स्टाइल यदि हम अपनाते हैं फॉर एनवायरमेंट, तो वो लाइफ है। तो लाइफ मिशन यहां पे आप देखिए ये क्या हो जाएगा। मिशन लाइफ मिशन इज मिशन लॉन्च बाय इंडिया टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड लीड टू ए सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ। ये इंडिया का, इसके बारे में मैंने इतना लिख दिया, आप जरूर पढ़ लीजिएगा बिफोर यू गो अहेड, काफी सारे इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए मैं हमेशा हर वीक में कोशिश करता हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसा दें और डिस्कस करें जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं उस लेवल के। यहां पे मैं जो पहला 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसमें से क्या स्टेटमेंट जो है इंटरनेट के बारे में सही है। मैं यहां पे डार्क, डीप एंड सरफेस वेब के बारे में बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट है डीप वेब रेफर्स टू ऑल वेब पेजेस दैट आर अनआइडेंटिफाइबल बाय सर्च इंजन। ये स्टेटमेंट पहले पढ़ लीजिए फिर बताता हूं। द डार्क वेब इज द हिडन कलेक्टिव ऑफ इंटरनेट साइट्स ओनली एक्सेसिबल बाय ए स्पेशलाइज्ड वेब ब्राउजर। Both deep and dark web are used mostly for unlawful activity. More than 90% of web consists of deep and dark web. The part of the internet accessible by normal public web browser like Google Chrome and Internet Explorer is called surface web. ये स्टेटमेंट सभी सही हैं except this. ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें से ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब ये देखिए क्या है, बेसिकली जो वेब आप देखते हैं जैसे yahoo.com, गूगल, जो भी वेब आप पेजेस देखते हैं, यूट्यूब, उसको सरफेस वेब कहते हैं। वो मात्र 5-7% है।
जो मेजोरिटी ऑफ द वेब जो है वो आप ब्राउजर से सिंपली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उस जो इनएक्सेसिबल पार्ट है, जो नॉर्मल ब्राउजर से नहीं कर सकते हैं, वो उसमें भी दो पार्ट है। एक को डीप वेब कहते हैं और एक डार्क वेब कहते हैं। डीप वेब में डार्क वेब भी शामिल है, डार्क वेब उसी का एक पार्ट है। डीप वेब वो है जो कि सर्च इंजन के द्वारा आप नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपको स्पेशलाइज सर्च इंजन या अलग प्रोप्राइटरी सर्च इंजन चाहिए। अब देखिए, जितने भी इंट्रानेट साइट हैं, जितने भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, जो जो फाइनेंशियल डेटा हैं, बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहां पे कि स्पेशलाइज लोग ही जा सकते हैं लीगल वे में, जैसे लीगल हो, फाइनेंशियल हो, कंपनी की अपनी इंट्रानेट पोर्टल जिसको बोलते हैं, कंपनी का अपना जो ईआरपी सॉफ्टवेयर हो, इस टाइप के जितने भी वेब में वो पार्ट जो जो कि रिजर्व है फॉर प्राइवेट यूज, वो डीप वेब है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कोई इलीगल नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि बोथ डीप एंड डार्क वेब आर यूज मोस्टली फॉर लॉफुल। नो, मोस्ट ऑफ द डीप वेब जो है वो लीगल है, वो गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लीगल लॉ के अनुसार प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो छिपे रहते हैं। वो नहीं, आपको सरफेस वेब नहीं है, नॉर्मल ब्राउजर से आप नहीं जा सकते, कोई भी उसको नहीं एक्सेस कर सकता है, वो कुछ विशिष्ट जो ग्रुप है उसी के लिए एक्सेसिबल है। लेकिन उसका एक पार्ट जो है वो डार्क वेब हो जाता है, वो हिडन कलेक्टिव ऑफ इंटरनेट साइट है जो एकदम स्पेशलाइज वेब ब्राउजर से होता है और जिसको अधिकतर गलत काम के लिए यूज होता है। वो पार्ट ऑफ डीप वेब है लेकिन वहां पे और सिक्योरिटी है, मतलब और सिक्रेसी है। डीप वेब तो इस जनरल इंटरनेट जैसा ही सॉफ्टवेयर यूज करता है, उसी तरह से एक्सेस करता है, केवल वो कुछ ग्रुप के लिए होता है। डार्क वेब में तो अलग ही प्रोटोकॉल के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आपको वो दिखेगा ही नॉर्मल प्रोटोकॉल, नॉर्मल ब्राउजर का जो लैंग्वेज है उससे भी नहीं दिखेगा, और वो गलत कामों के लिए ही ज्यादा जो है वो यूज होता है डार्क वेब। बोथ डीप एंड डार्क वेब, तो ये तो चलिए, मोर देन 90% जो वेब है वो डीप एंड डार्क वेब से ही छाया हुआ है, केवल 5-7% ही सरफेस वेब है। तो आपने 3 टाइप का वेब देखा, सरफेस वेब, डार्क वेब एंड डीप वेब। Which of these statements are correct about the recently launched PLI स्कीम? ये जरूर इस बार कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में टपक सकता है, क्योंकि PLI स्कीम एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। बेसिकली ये क्या है, बिफोर कि हम इसको देखें, PLI ये था कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ये ऐसा स्कीम लाया गया जिसमें कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। मतलब यहीं पे मैन्युफैक्चर करो, चाहे तो आप फॉरेन की कंपनी हो, आप एप्पल हो तो आप बैंगलोर में प्लांट लगाओ, गुड़गांव में लगाओ, कहीं भी लगाओ और यहीं पे एप्पल बनाओ, या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तब भी और अच्छा है, आप यहीं पे बनाओ और एक्सपोर्ट करो। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बढ़ावा देने के लिए अब इसमें स्टेटमेंट पढ़िए, द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2020 फॉर द लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया। द स्कीम प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू बूस्ट लोकल प्रोडक्शन। इसमें होता यह है क्या, इसमें इंसेंटिव दी जाती है जो आगे मैंने लिखा है, एलिजिबल मैन्युफैक्चरर जो एक टारगेट को मीट करते हैं कि इतना इंक्रीमेंटल सेल हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से किया, मान लीजिए 5 करोड़ 10 करोड़ जो टारगेट आपको दिया गया, तो उसका कुछ परसेंटेज आपको जो है छूट दे दिया जाता है, आपको वो इंसेंटिव के फॉर्म में 4 से 6%, कई जगह और कुछ ज्यादा भी है, इस ये रेंज वेरी करता है, आपको कुछ प्रोडक्शन वैल्यू जो उसका होगा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा 5 साल तक। 14 सेक्टर अभी जो है कवर्ड है। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल सेक्टर था, बाद में 10 सेक्टर जुड़े, फिर 4 सेक्टर जुड़े, तो इसमें फूड प्रोसेसिंग से लेकर तमाम टेक्सटाइल एंड मेनी अदर अब जुड़ चुके हैं। 14 सेक्टर इसमें जुड़ चुके हैं, याद रखिए। अंडर द स्कीम फॉरेन कंपनीज आर इनकरेज टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। तो ये भी है कि फॉरेन जो कंपनी आइए, आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लगाइए और आगे जो है आप इस पे यहीं पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, यहाँ को बेस बना के। इसको भी इनकरेज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ही ये बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये पसंद आया तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। और मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगा कि आप वेट ना करें अगले साल का, अभी से। यस, आप जो है कंसेप्ट वीडियो भी देखें, मेरे चैनल पे कितने ही कॉन्सेप्ट वीडियो हैं जो आपको हेल्प करते हैं, और आपने इस बार देखा कि क्वेश्चन जो है थोड़े डीप भी आते हैं, तो उनको भी देखिए। और ये जो गाइड्स मैंने जो आपको शुरू में दिखाए हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस और जो एक ईटी गाइड है, उसको अभी से लेकर के एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है, उसको एक तरह से चार्ट जाइए। फिर जब नए साल आएंगे तब तो आप बहुत तरीके से और तैयारी करेंगे, लेकिन आपका एक बेस तैयार हो जाएगा यदि आप ये 2 काम कर लेते हैं। ओके देन, मिलेंगे बहुत जल्द, बाय।